अब आगे का प्रोसेस क्या है, मैं आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी प्लान कर रहा हूँ जो आपका जो प्रिपरेशन है ना डीएलआर को वो नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये कॉमन कंसर्न रहता है कि भैया मेरे डीएलआर के मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, मुझे ऐसा क्या चेंज करना चाहिए अपने एग्जाम अटेम्प्ट करने के वेज में सो दैट मेरा स्कोर रेगुलरली अच्छा आना स्टार्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि किसी एक मॉक में तो मैं सही परफॉर्मेंस ले आऊँ बट किसी दूसरे मॉक में मेरा एकदम ही खराब स्कोर आ जाए एंड मेरा ओवरऑल पेपर खराब होने का स्कोप बढ़ता जा रहा है इस वजह से। तो क्या किया जाए? तो इस वीडियो में जो भी मैंने लास्ट 10 ईयर्स से सीखा है, जो भी मेरी लर्निंग्स है, मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर पॉइंट आउट करने का ट्राई करूँगा सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई इस टाइम से लेकर कैट तक आप क्या कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ आपकी प्रिपरेशन प्लानिंग एज वेल एज योर स्ट्रेटजी, सो दैट आपका स्कोर जो है बेटर लेवल पे जाना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मैं इस वीडियो में कोई फैंसी वर्ड्स ऐड नहीं करना चाहता था कि भैया 99 परसेंटाइल आ जाए या 98 आ जाए या 99.5 आ जाए एंड सो ऑन। तो इसलिए मैंने टाइटल सिंपल रखा है कि डीएलआर स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात करेंगे एंड कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर स्कोर तक जाना हम लोग स्टार्ट हो जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि यार मेरे 2 पजल्स बनना स्टार्ट हो जाए। कई लोगों के मन में होता है यार मैं 1+ पजल्स तक कंसिस्टेंटली रहना स्टार्ट हो जाऊँ, ये कॉमन कंसर्न होता है। तो मैं वो कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ कि 2 पजल्स का गेम क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सेट्स वाइज चीज़ों को सोचकर आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप पहले से ये प्लान नहीं कर सकते हो कि भैया मुझे 2 ही सेट्स करने हैं या मुझे 3 सेट्स करने हैं, क्योंकि अगर आपने डिफाइंड अप्रोच रख लिया तो पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक्सट्रीम होने पे अगर बढ़ जाता है या एक्सट्रीम नीचे हो जाता है तो आप उस पेपर को खराब कर बैठोगे। मतलब आपका अगर नॉलेज अच्छा भी हो ना, बट क्योंकि आपके मन में आ चुका है मुझे इतना ही करना है, अगर डिफिकल्ट हो गया तो शायद 2 के लालच में आप 1 भी ना कर पाओ, और अगर इजी आ गया तो शायद आप 3 या 4 पजल्स कर सकते थे और आप 2 तक भी शायद ही पहुंचो या 2 तक ही सीमित रह जाओ, उससे ऊपर आप बढ़ ना पाओ। ठीक है, तो पहले तो आपको ये दिमाग से हटाना होगा कि मुझे इतने पजल्स चाहिए। आपको ऑन द स्पॉट जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है उसको एनालाइज करते हुए पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले से ये कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि इस पेपर से मैं 2 पजल्स निकाल के निकलूंगा, ये हटा दीजिए। अब बात दूसरा आता है कि यार मेरे पास में, चलो आप 2 पजल्स की आपने बात करा या 3 का बात करा या 1 का बात करा, जो भी है, एग्जाम का पैटर्न भी तो चेंज होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई लास्ट 7-8 ईयर से एग्जाम का पैटर्न सेम रहा हो। एग्जाम का पैटर्न हर बार ही चेंज होता है। कई बारी हमारे पास 6-6-4-4-4 वाला सिनेरियो नज़र में आया पेपर में, कई बारी हमें 5-5-5-5 वाला सिनेरियो नज़र में आया, हमें 6-6-4-4 वाला सिनेरियो भी नज़र में आया। मे बी किसी पेपर में, मे बी इस ईयर के पेपर में हमें 4-4-4-4 नज़र आ जाए। कुछ नहीं पता किसी को क्या होने वाला है, ये सब की सब स्पेकुलेशंस हैं। बस एक चीज़ है जो आप अपने दिमाग में रख सकते हो, एक चीज़ और मैं मिस कर गया कि भैया 5-5-4-4-4 का करंट पैटर्न अभी चल रहा है। अब ये एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, नो वन नोस, किसी को नहीं पता। बट एक चीज़ आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर 4 और 6 वाले पजल्स आ रहे हैं तो जो भी 4 क्वेश्चंस वाले होंगे उनका डिफिकल्टी इन कैट, मैं मॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि मॉक्स में बहुत सारे पजल्स बनाने होते हैं, तो कई बारी 4 वाले का डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है 5 वाले क्वेश्चंस के या 6 वाले क्वेश्चंस के। बट कैट को लिमिटेड बनाना है, स्लॉट वाइज पेपर बनाना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाले पजल्स होंगे उनका डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली ईजियर साइड पर होगा। तो वो चीज़ आपके माइंड में ज़रूर रह सकती है कि भाई मेरे पास में अगर 4-4 वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, तो 4-4 वाले आपका वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि होंगे ही, वो डिपेंड करता है उस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको दिखे एंड उस अकॉर्डिंग आपने डिसाइड कर लिया क्या ऑर्डर होगा। ठीक है जी, ये पॉइंट हमें पता चल गया। तो हम एक हिंट ये ले सकते हैं कि 4-4-4-4 वाले हों तो उनमें मैं अपना जल्दी स्टार्टिंग में टाइम दे सकता हूँ एंड सॉल्व करके ट्राई करूँ कि मैं 6 वाले, शायद अगर मेरे कंफर्ट जोन का टॉपिक आ गया मैं आगे बढ़ जाऊँ। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं इसी के आगे कि भाई मैं 40 मिनट का पेपर स्टार्ट हुआ, मैं उस पेपर में कुछ कर ही नहीं पाता यार, मेरा पेन ही नहीं चलता। स्टार्टिंग में एकदम से फंबल सा होने लगता है। अब लगता है यार मैं कौन सा पजल पिक करूं, कौन सा पिक करूं, मैं रैंडम कोई भी पिक कर लेता हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो लोग पहला ही पिक कर लेते हैं एंड अगर बाय चांस पहला इजी बना हुआ तो उनका काम बन जाता है, अदरवाइज नैया डूब जाती है। तो क्या किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं जी। आपके पास में अगर 5 पजल्स आ रही हैं, आप ये रखिए कि फर्स्ट 15 मिनट्स आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने फर्स्ट 15 मिनट्स खो दिए तो डीएलआर में कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 40 मिनट का पेपर है, इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, तो कमबैक स्टोरी बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर आप फर्स्ट 15 मिनट्स को बर्बाद कर बैठे और आपने वहां पर कुछ भी नहीं करा। फर्स्ट 15 मिनट्स का बाइफर्केशन क्या होगा? फर्स्ट 15 मिनट्स का बाइफर्केशन है 2 to 3 मिनट्स स्टार्टिंग के, प्लस 12 to 13 मिनट्स उसके बाद के। 15 मिनट का 2 पार्ट्स में डिवीजन होगा। स्टार्टिंग का 2 से 3 मिनट आपको क्या करना है, आपको पूरा पेपर देखना है एक बारी के लिए। 2 to 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ऊपर ऊपर से एक आइडिया लेना है
कि भाई टॉपिक कौन सा है, स्टेटमेंट कितनी लेंदी है, टॉपिक कौन सा लग रहा है जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चंस का लैंग्वेज कैसा है, बहुत ज़्यादा इफ वाले केसेस वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड वाली गेम है, टीटा टाइप का है, क्या है। 2 मिनट में आपको एनालाइज करना है, 2 या मैक्सिमम 3 मिनट। उससे ज़्यादा अगर आप टाइम ले रहे हो तो आप ये समझिए 40 मिनट का अगर 4 मिनट आपके चले गए तो 10% ऑफ द टाइम है वो। उतना बड़ा टाइम आप नहीं स्पेंड कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस को देखने में। आपको 2 to 3 मिनट के अंदर एक विंडो स्वीट स्पॉट ढूंढना होगा, जितना आप टाइम लो सारे पेपर को देख जाओ एंड फिर आप डिसाइड करो कि यार ये पजल मुझे अपने स्ट्रॉन्ग जोन का लग रहा है, मैं उसको आगे लेकर बढ़ूंगा एंड मैं ट्राई करूंगा कि वो मेरा सॉल्व हो जाए। अब भैया ये कैसे डिसाइड होगा कि यार मैं ये वाला क्वेश्चन करने वाला हूं, मैं कैसे वो चूज करूं, उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, चलिए वो बात करते हैं। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे डिसाइड करा जाए यार ये पजल मेरे स्ट्रॉन्ग जोन का है, ये पजल मेरे वीक जोन का है। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सेट को चूज करने के लिए, वो तो है कि भाई आप उस टॉपिक के साथ में या उस टाइप ऑफ पजल के साथ में फेमिलियर हो या नहीं हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप फेमिलियर नहीं होगे तो आप उस पजल को बिल्कुल करना नहीं चाहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट फेमिलियर होने से आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि आप एकदम से ऐसी कोई नई टेरिटरी में नहीं चले जाओगे कि यार ये क्या ही कहना चाह रहा है। कई बार मिसलेनियस से पजल्स होते हैं जहां पर बहुत कुछ नया सा डेटा होता है, आपको सारा समझना पड़ता है, तो वो स्ट्रेट अवे नो है राउंड 1 के लिए। पहले आप पहला पजल जो पिक कर रहे हो ना ये 12-13 मिनट में, वो स्ट्रेट अवे नो है। अगर फेमिलियर नहीं लग रहा, चांसेस नहीं रहेंगे उसको कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओ मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो अवॉइड स्टार्टिंग विद दोस पजल्स, बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट आपको करना चाहिए। दूसरा बात ये आता है कि फेमिलियरिटी में भी एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, लोगों को मैट्रिक्स अरेंजमेंट जैसे ही नजर में आता है, ऑर्डर बेस्ड पजल, मैट्रिक्स बेस्ड पजल, वो टूट पड़ते हैं कि भैया मैं तो चलो पहला ही पजल अगर मैट्रिक्स दिख गया तो मैं तो इसी को सॉल्व करूंगा। वो पॉइंट मिस कर जाते हैं कि मुझे सारी पजल्स को एक बार देखना है। सारी पजल्स को देखने से ये एडवांटेज होता है कि यार मे भी मैट्रिक्स का पजल डिफिकल्ट बना है पेपर में, बट आप फेमिलियरिटी के पीछे इतना पागल हो चुके हो कि अगर आपको ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का दिखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप इसके पीछे भागोगे। तो सिर्फ और सिर्फ फेमिलियरिटी के ऊपर आप मत भागने, गलती करना ही मत। मे बी आपको सेट थ्योरी दिखा है फेमिलियर है बट डिफिकल्ट बना है, तो भाई ऑब्वियस बात है ना, आप उसको जल्दी नहीं करना चाहोगे। तो फेमिलियर होना पहला पॉइंट नहीं है कि भैया मैं तो उसी बेसिस पे ही पेपर जो है वो अटेम्प्ट करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड आता है लेंथ ऑफ द सेट। जो भी छोटी लेंथ का सेट होगा उसमें एक एडवांटेज ये है कि हमें हार्डली 15, 20 या 25 सेकंड लगते हैं पूरा पजल गो थ्रू करने में और समझने में कि वो कितनी डेप्थ तक मुझे सॉल्विंग लेकर जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर बड़ा बहुत लंबा सेट है तो ऑब्वियसली आपको 2-3 मिनट जाएगा पूरा इन डेप्थ समझने में कि वो पजल क्या कहना चाह रहा है। बट अगर छोटा सा 7, 8, 10 लाइन का अगर कोई पजल आ गया या 5-6 लाइन का कोई पजल आ गया और क्वेश्चन ओरिएंटेड वो पजल है कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमें आगे बढ़ना है, तो ऑब्वियसली हमें एडवांटेज मिलता है। 20-25 सेकंड में हम उसकी कंडीशंस को गो थ्रू कर सकते हैं और ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये मेरी स्ट्रॉन्ग जोन का है या नहीं है। तो फेमिलियर होना, साथ ही साथ लेंथ ऑफ द सेट क्या है ये आपको देखना होगा। ये स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 मिनट्स का काम है। तीसरा चीज आ जाता है क्वेश्चंस का लैंग्वेज। किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, क्या वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा केसेस ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं कि बड़े सारे केसेस बन रहे हैं, उन केसेस को मुझे निकालना होगा, आगे बढ़ना होगा, या क्या वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। आपको क्वेश्चन देखकर मोस्टली ये ऐसा होता है कि डीआई में ना जो चार्ट्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके अगर आपने क्वेश्चंस का लैंग्वेज पढ़ लिया ना तो आपको बहुत हाई चांसेस हैं ये पता चल जाएगा कि वो डीआई पजल कितनी ज्यादा डेप्थ का है। सिर्फ क्वेश्चन से, क्वेश्चंस के डेटा पॉइंट्स अगर आप रीड कर रहे हो ना तो आपको ये क्लिक हो जाता है कि यार वो ऊपर ऊपर से सॉल्विंग करवाना चाहता है या बहुत अंदर की चीजें सॉल्विंग कराना चाहता है जिसके ओरिएंटेड पजल में गिवन नहीं है, बट गिवन है ये कि यार ये चीज ऐसे ऐसे निकलेगी और आपको पूरा इन डेप्थ जाकर उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली वो डिफिकल्ट कैटेगरी में चला जाएगा, वो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में नहीं रहेगा। ठीक है जी। और एक चीज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के साथ में, वो ये सोचते हैं कि यार मैं हर बारी विदाउट फेल हर बारी 4 या 5 पजल जितने भी आ रहे हैं मैं मोस्ट इजीएस्ट सेट पिक कर लूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हो सकता है कभी नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, कभी कभी हो सकता है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। फाइंडिंग इजीएस्ट ऑफ द लॉट, इस मायाजाल में मत फंसना। जब भी आपने पेपर दिया, आपने उसका एनालिसिस करा, तो आपको हर बार लगता होगा यार ये पेपर तो बड़ा इजी था, मैंने इसको सबसे पहले पिक क्यों नहीं करा। बहुत हाई चांसेस हैं हर बार आप उस पजल को नहीं ढूंढ पाओगे। 4 से 5 पजल्स हैं, अब 4 से 5 पजल्स में हर बारी आप इजीएस्ट ढूंढ लोगे, भाई इतना भी आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। कई बारी ऐसा होगा कि आप इजीएस्ट ना ढूंढकर सेकंड इजीएस्ट ढूंढ लोगे, बट आपका मुद्दा यह है कि मुझे मोस्ट डिफिकल्ट
या सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट पजल पिक नहीं करना है स्टार्टिंग के 2 to 3 मिनट्स में सॉल्विंग करने के लिए। बस आधा काम तो आपका वहीं पर हो जाता है अगर आपके सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप हो चुकी हैं तो। दोबारा से सुनिए, अगर आपने स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में कोई सेट चूज करा, अगर आप मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द लॉट या सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द लॉट आप नहीं पिक कर रहे हो, तो आपने अपने लिए सेट सिलेक्शन सही से कर लिया है। अब बात ये आता है कि यार मैंने अगर बिल्कुल वो वाला सेट पिक नहीं करा ऑन स्पॉट, भैया मुझे इजीएस्ट सेट चाहिए था, मैं नहीं पिक कर पाया, मैंने सेकंड इजीएस्ट पिक कर लिया या मॉडरेट लेवल का पिक कर लिया, तो क्या आपकी उतनी कैपेबिलिटीज हैं कि आप उस पजल को सॉल्व कर लोगे? बस इसी पे पूरा का पूरा गेम है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं भाई, रोज इतने लोगों से बात होता है, तो मैं आपको ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता सकता हूं, सेट सिलेक्शन का प्रॉब्लम ना, अगर 10 लोग कहते हैं ना कि सेट सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, तो 10 में से 3 या 4 लोगों का ही सेट सिलेक्शन का प्रॉब्लम है। बाकी 6 से 7 जो लोग हैं ना, वो उस कैटेगरी के हैं जिन्होंने प्रैक्टिस सही से नहीं करा। प्रैक्टिस सही से नहीं करने का मतलब यह है कि भाई अगर मैं एनालिसिस टाइम 2 पजल ढूंढ रहा हूं ना और मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, आप ये भूल जाओ कि हर बार पेपर में आप उन 2 पजल्स को सॉल्व करने की कंडीशन में आ जाओगे। टाइमर प्रेशर खा जाएगा आपको, आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए क्या सिनेरियो है भाई, एनालिसिस टाइम 4-5 जितनी पजल्स आई सारी खुद से बनाना, अपनी सॉल्विंग एबिलिटीज को और ज्यादा डेवलप करना, और ज्यादा निखारना, और साथ ही साथ जब पेपर का टाइम आ जाए तब इजीएस्ट एंड सेकंड मोस्ट इजीएस्ट पजल को ढूंढना और उसको सॉल्व करने की कंडीशन में आप आना। मे बी सारे पजल्स इजी आ रहे हैं, एक ही डिफिकल्ट आ रहा है, 4 इजी आ गए, एक डिफिकल्ट आ गया, तो आप 2 या 3 या शायद 4 ही पजल्स पिक करके सॉल्व कर पाओ। हमें मोस्ट डिफिकल्ट या सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट से सॉल्विंग करने से बचना है। अगर हम उससे बच गए तो हमारा सॉल्विंग हो जाएगा, प्रोवाइडेड हमारा नॉलेज अच्छा है। तो अगर अभी तक भी, मैं चलो एक और आपको पैरामीटर दे देता हूं जिससे आप ये एनालाइज कर पाओगे कि आपका सॉल्विंग एबिलिटीज में प्रॉब्लम है या आपका स्ट्रेटजी गलत हो रहा है। अगर आपके DILR में कभी भी 24+ मार्क्स नहीं गए किसी भी मॉक में, किसी भी सेक्शनल में, तो आप ये समझ लो आपका सेट सिलेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। आप बस अपने मन को समझा रहे हो कि भैया मेरे पास सेट सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, अगर सेट सिलेक्ट कर लूँ मैं तो ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ना जी ना, वो वहम से बाहर आइए। जो आपने अपनी एक इमेज क्रिएट करी है ना, मैं तो भाई साहब DILR का राजा हूँ, वो झूठी इमेज है, उसको एक्सेप्ट करिए और उस इमेज को सुधारिए, उसको सही करिए। आपकी अप्रोचेस में प्रॉब्लम्स हैं, आपको सॉल्विंग डेवलप करना होगा। अगर कभी आपका 25-26 चला गया, कभी आपका 7-8 स्कोर रह गया, कई बार 12-15 रह गया, कई बार 30 पहुंच गए, इस तरह का आपका फ्लक्चुएशन है, इतना बड़ा जब आपका फ्लक्चुएशन है, तब आपका सेट सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, तब आपका ईगो का प्रॉब्लम है, तब आपका इमोशनल क्वोशिएंट का प्रॉब्लम है, तब आपका सेट सॉल्विंग ठीक है यार, फिर आप कर पाते हो, आपको आता है चीजें सॉल्व करना, बट सेट सिलेक्शन प्रॉब्लम है तो आपको उस पर काम करना है। तो जो लोग भी आज तक 24 मार्क्स प्लस नहीं गए, मतलब 8 क्वेश्चन प्लस कभी सॉल्व नहीं हुए पेपर के अंदर, वो अपनी सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस का एज सच कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपको भी सॉल्व करना ही नहीं आता। हर बार मोस्ट इजीएस्ट आप पिक कर नहीं पाओगे, सेकंड इजीएस्ट भी आप पिक करोगे तो आपसे पेपर में सॉल्व नहीं होना, क्योंकि टाइमर का प्रेशर खा जाता है और आपकी उतनी अप्रोच बनी नहीं हुई कि आप उसको सॉल्व करके आगे निकल जाओ। तो प्रैक्टिस कर लो, PYQs कंप्लीट कर लो, मॉक्स जो देते हो उनकी पजल्स खुद से सॉल्व कर लो, अपने सेक्शनल जो दे रहे हो उनकी पजल्स खुद से सॉल्व कर लो, वीडियोस को भूल जाओ कि एग्जिस्ट करती हैं, खुद से सॉल्व कर लो। कम पजल्स बनेगी बट दिमाग सोचना स्टार्ट हो जाएगा। पेपर में 2 या शायद 3 पजल्स करने की सिचुएशन में आ जाओगे, बट उससे बिना नहीं होगा। अब जो लोगों का भाई सेट सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, आपका पहला काम 2 से 3 मिनट पजल को ढूंढना, सॉल्विंग करना और आगे बढ़ना। 12 से 13 मिनट को आपको पहला पजल बना लेना है 90% ऑफ द टाइम्स। अब मे भी ऐसा हो जाए कि भाई कोई सेट ऐसा आया जो स्टार्टिंग में आपने सॉल्व करने का सोचा बट वो फंस गया, कोई भी रीजन हो सकता है। मे बी आपने गलत सेट पिक कर लिया, आपके स्ट्रॉन्ग जोन का नहीं है, मे बी आप कोई पॉइंट गलत रीड कर गए, आपको पॉइंट समझ में नहीं आया, गड़बड़ हो गया जी। अब वो 12 से 13 मिनट में आप कितना मिनट बचा सकते हो, बस उसकी बात है। मे बी आप 6 से 7 मिनट में ये रियलाइज कर लो भाई साहब गलती हो गया है, मे बी आपको 8 से 9 मिनट लगे ये रियलाइज करने में कि भैया गलती हो गया है, बट हद पार लिमिट है 12 से 13 मिनट, उससे ज्यादा आप ऊपर टाइम नहीं ले सकते ये रियलाइजेशन में कि गलत सेट पिक हो गया है। क्योंकि अगर 15 मिनट से ऊपर की टाइमर में चले गए, मतलब रिमेनिंग टाइम 25 मिनट या उससे कम रह गया, तो गड़बड़ हो चुका है, एक सेट बना नहीं है, 25 मिनट में आप संभाल नहीं पाओगे अपने आप को, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान ये रखिएगा, इमोशनली उसके साथ अटैच नहीं होना पजल के साथ। भाई नहीं बन रहा और ठीक है यार, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने ऑप्शन देख ली, मैंने कुछ फिट करने का ट्राई कर लिया 12-13 मिनट में, मैं सब कुछ हाथ पैर मार रहा हूं बट नहीं बन रहा, और ठीक है यार मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं किसी और पजल पे मूव करता हूं। अब जो शायद आप इजीएस्ट समझ रहे थे वो सेकंड या थर्ड मोस्ट इजीएस्ट था, या शायद डिफिकल्टी भाई साहब किस्मत बहुत खराब निकली, डिफिकल्ट पिक कर लिया। अब दोबारा से
आधा 1 मिनट लेना है, आधा 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पहले से आप पजल्स को देख चुके हो। अब आपको ये डिसाइड करना है यार, अब सेकंड पजल, अब मेरे अकॉर्डिंग जो इजीएस्ट मुझे लग रहा है मैं वो पिक कर लूं और मैं सॉल्व कर लूं। वो मे बी 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट लेगा। आपके पास एट द एंड 10, 12, 15 मिनट बचे होंगे एक और पजल को अटैक करने के लिए। एंड अगर 10, 12, 15 मिनट एक और पजल को अटैक करने के लिए बचे होंगे तो हाई चांसेस हैं कि आपका दिल की धड़कन कंट्रोल में आ चुकी होगी, क्योंकि एक पजल हो चुका है। दूसरा पजल शायद आप पेपर में बना जाओ। और आप ये समझ लो, अगर आपने 2 पजल्स कर लिए तो पेपर बहुत ज्यादा खराब इजी लेवल का भी बन जाएगा ना, तब भी सेक्शनल कट ऑफ का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मतलब आपके बैड डे पे भी जब आपने स्टार्टिंग का 15 मिनट बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, तब भी सेक्शनल कट ऑफ का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अगर आपने 21-24 मार्क्स की रेंज में पहुंच गए तो आप ये समझ लो 90 परसेंटाइल, 92, 93 परसेंटाइल, डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ डिफिकल्टी में भी 95 परसेंटाइल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बना तो आपका काम बन चुका है। अब सेक्शनल कट ऑफ के लिए रोना नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि भैया सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पाता। क्वांट्स में और वीआरसी में हम बहुत अच्छा कर चुके हैं, बट डीएलआर में हमारा सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल रहा, तो ऑब्वियसली भैया लुट गई दुनिया भाई, फिर तो वो वाला सिनेरियो हो जाता है, कोई कॉलेज का कट ऑफ नहीं निकलता। तो आई होप सो ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर हो गए। अब आगे का प्रोसेस क्या है, मैं आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी प्लान कर रहा हूँ जो आपका जो प्रिपरेशन है ना डीएलआर को, वो नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकती है। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि उस पर काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को मैं प्लान कर रहा हूँ, साथ साथ में कुछ और भी सोच रहा हूँ जो आपके भले के लिए अब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी डीएलआर प्रिपरेशन के लिए। बट उससे पहले आप में से अगर कोई भी बंदा ऐसा है जिसने डीएलआर का रिवीजन वीडियो मेरा कंप्लीट नहीं करा है, जिसमें 35 सेट्स हैं अराउंड, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाले नहीं है, नॉर्मल है, कुछ मॉडरेट है, कुछ मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी के हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, आपकी अप्रोचेस डेवलप करने के लिए आज भी बिल्कुल रेलेवेंट है। अगर आपने अभी तक वो नहीं करे हैं, आपका स्कोर नहीं आ रहा है, आप फंसे हुए बुरी तरह से, भाई मैं करूं तो करूं क्या, वो वाली सिचुएशन में हो, तो वो एक बारी अच्छे से रैप अप कर लो। पॉज करिए, वीडियो को सॉल्व करिए, वीडियो देखिए, पॉज करिए, वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो देखिए, वो प्रोसेस पे स्टिक कर लो। पीवाईक्यूज सारे कंप्लीट कर लो। पीवाईक्यूज का मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कुछ चीज़ें प्लान्ड हैं, वो होंगी। देन उसके अलावा आपके मॉक्स, सेक्शनल्स रोकने का गलती मत करना है। एग्जाम स्ट्रेटजी मॉक्स देकर, सेक्शनल देकर ही डेवलप होना है, ठीक है जी। अगर कोई और क्वेश्चन होगा आपका डीएलआर को लेकर तो ज़रूर आप कमेंट करिए, जो भी और क्वेश्चन है। बाकी आप क्या मुझसे चाहते हो कि भाई मैं क्या ऐड ऑन कर दूं अपने एंड से, आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो और एक चीज़, जो ईजी स्टूडेंट्स हैं, मेरा फिर से रिकमेंडेशन होगा, 2 पेपर्स का जो लाइव डीएलआर का सॉल्विंग मैंने ऐड किया हुआ है वो ज़रूर रेफर करिए। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर वहाँ पर सॉल्विंग मैंने करा है, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा पेपर को ले जाने के लिए कि भाई अगर मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो कैसे सॉल्विंग होगा, कैसे पॉइंट्स आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो आई मेड सम सेंस ओवर हियर एंड आपको कुछ समझ में आया। और मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना भूल गया हूँ, तो मैं हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। तो फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा है, विश आपका ये जो कैट का पेपर है ना अच्छा जाए, और नेक्स्ट ईयर आप अपने ड्रीम बी स्कूल के अंदर अपना दिवाली हो और फेस्टिवल्स हो वो सेलिब्रेट कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अपना ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।